हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इनसाइट एकेडमी पर। हम आज बेरुवादी केस को समझेंगे। बेरुवादी केस को 1960 में जो बेरुवादी केस हुआ, इसका हमारे संविधान से क्या संबंध है या फिर इसका संविधान पर क्या असर पड़ा। अक्सर हम पढ़ते हैं कि बेरुवादी केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये फैसला क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा देना पड़ा, सारे को डिटेल में पढ़ेंगे हम। डिटेल में तो नहीं, एक छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको पूरी पीपीटी दिखा पाता। छोटी सी वीडियो में हम समझते हैं। तो 1947 के टाइम की बात है ये। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो रहा है, भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा है। रेड क्लिफ, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को डिसाइड किया भी पाकिस्तान इस साइड है या भारत इस साइड है, और उसके बीच में जो सीमा खींची गई, रेड क्लिफ खींचने वाले रेड क्लिफ थे। रेड क्लिफ ने जो बांग्लादेश वाला इलाका है, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर बनाया भी इतना पाकिस्तान होगा, इधर भारत होगा। तो जो सीमा खींची गई, जो भारत का मैप बनाया गया, उसमें जो बेरुवारी क्षेत्र था, बेरुवारी एक क्षेत्र का नाम है, जगह का नाम है। बेरुवारी क्षेत्र को भारत के अंदर दिखाया गया, पर वास्तविकता में वो था पाकिस्तान के एरिया के अंदर। तो अब बेरुवारी क्षेत्र के लिए भारत और पाकिस्तान में अक्सर झड़प होती रहती थी। भारत बोलता था बेरुवारी क्षेत्र हमारा है, पाकिस्तान बोलता था बेरुवारी क्षेत्र हमारा है। तो इस झड़प को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने समझौता किया पाकिस्तान के पीएम के साथ। पाकिस्तान के पीएम थे नून, जिसे हम नेहरू नून समझौता बोलते हैं। अब नेहरू नून समझौते में क्या होता है, तो जो नेहरू जी हैं वो समझौता करते हैं कि हम बेरुवारी क्षेत्र को दो भागों में बांट लेंगे, यानी आधा जो क्षेत्र होगा वो हो जाएगा भारत के पास और आधा क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला जाएगा। ये एक तरीके का राजनीतिक समझौता हम कह सकते हैं। समझौता होने ही वाला था, पर उसमें क्या हुआ, जैसे ये खबर बाहर आती है, जो समझौते की खबर बाहर आती है, लोगों के बीच में पता लगता है कि भारत का एक क्षेत्र दूसरे देश को दिया जा रहा है, खास करके पाकिस्तान जैसे देश को दिया जा रहा है, तो इस पर जनता विरोध करती है। जनता के विरोध करने का कारण होता है प्रस्तावना। संविधान के स्टार्टिंग में एक उद्देशिका लिखी गई। संविधान को बनाने से पहले उद्देशिका लिखी गई थी भी संविधान को किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, या संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य है संविधान को बनाने का। उद्देशिका लिखी गई, उसी उद्देशिका को बाद में प्रस्तावना बना दिया गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। प्रस्तावना में हमारे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि संप्रभु, संप्रभु या फिर एकता। अब हम संप्रभु शब्द को समझते हैं, क्योंकि जितना भी ये सारा गेम चल रहा है संप्रभु शब्द के ऊपर ही है। हाँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे संप्रभु गणराज्य हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग इस देश को एक संप्रभु गणराज्य बनाने के से संबंधित ये रहा संप्रभु गणराज्य। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि हम अपने मालिक स्वयं हैं, यानी हम अपने मालिक स्वयं हैं, सरकार जनता की सिर्फ सेवक है। तो सरकार भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को एज ए गिफ्ट नहीं दे सकती अपनी मर्जी से। ये बात हुई। प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि भी हम भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को नहीं दे सकते, पर संसद इस चीज को करना चाह रही है, क्योंकि संसद उस टाइम फुल पावर में है। तो इस केस का जब कोई मसला नहीं निकलता है, मतलब इस हल नहीं निकलता है, तो क्या किया जाता है, जो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने आर्टिकल 143 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी भी अब इस केस का किस तरीके से फैसला किया जाए, या इस मुद्दे का किस तरीके से हल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक सलाह देता है, इसको हम समझना है थोड़ा सा, किस तरीके से ये चलती हैं चीजें। इसमें जो सरकार का तर्क था, जो संसद का तर्क था, जो उस टाइम सरकार थी उनका तर्क था कि अनुच्छेद 3 जो कि संसद को एक ताकत देता है, संसद को एक कानूनी शक्ति देता है कि संसद भारत की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो सरकार कहती थी अनुच्छेद 3 के तहत हम भारत की सीमा में परिवर्तन करके क्या भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को नहीं दे सकते। ये बात हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकते, आपको संविधान में संशोधन करके संसद को एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी, जिससे कि संसद ये काम को कर पाए, भी ऐसा काम कर पाए कि जो बेरुबारी क्षेत्र है उसे पाकिस्तान को दे पाए, या आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे पाए। तो प्रस्तावना इस चीज को रोक रही है, क्योंकि प्रस्तावना बात एकता की हो रही है, और जब जहाँ एकता की बात हो रही है वहां तो बंटवारे की बात होगी नहीं बिल्कुल भी। तो अब बात आ गई प्रस्तावना के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा फैसला था ये, जिसे बाद में बदला भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया 1973 में जाके, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब करता है जब संविधान के अंदर कोई कानून को सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझा नहीं जा रहा होता, यानी कानून की जब व्याख्या करनी हो किसी की, और किसी कानून को स्पष्ट तरीके से समझने में सुप्रीम कोर्ट असमर्थ है,
तो उस समय सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का सहारा लेती है, सिर्फ उसी समय, बल्कि इस प्रस्तावना के पास खुद की कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस वजह से हम इस समझौते को रद्द नहीं कर सकते सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर, क्योंकि प्रस्तावना पे खुद की कोई कानूनी शक्ति नहीं है प्रस्तावना की। इस आधार पे क्या हुआ, ये समझौता हुआ, फाइनली समझौता हो गया। और जो बेरुवारी क्षेत्र के जो कुछ इलाके थे पाकिस्तान को, या फिर हम कह सकते हैं उस टाइम जो बांग्लादेश वाला इलाका था, यानी पाकिस्तान का ही था, तो पाकिस्तान को वो क्षेत्र दे दिया गया। इस तरीके से समझौता समाप्त हुआ। इसमें जो सबसे बड़ी गाइडलाइन हमें देखने को मिली 1960, जो बेरुवारी क्षेत्र है, यही कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गाइडलाइन, गाइडलाइन तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जजमेंट की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को दे रहा है। उसी केस को अब जब हम जाते हैं आगे 1973 के आसपास, 1960 में केस हो रहा है, 1973 में केशवानंद केस होता है। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को चेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलता है, उसके लिए हमें केशवानंद भारती विवाद को पढ़ना पड़ेगा। केशवानंद भारती विवाद को पढ़ने से पहले हमें पंजाब का एक केस पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट एक कानून बनाती है और जो जमींदार थे बड़े बड़े, उनसे जमीनें उनकी छीन ली जाती है एक तरीके से कहें तो, ताकि गरीबों में समान रूप से बांटी जा सकें। उस केस को समझना पड़ेगा। अगर आप इन केसों को आगे समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, या आपको इस वीडियो में जो कुछ समझ नहीं आया तो आप उसके बारे में मुझे अपनी सलाह दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इनसाइड एकेडमी में जुड़ने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।